हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है बैटल ऑफ विल्स, मतलब इच्छा शक्ति की लड़ाई। ठीक है। द यूएस वॉर ऑन ईरान कह रहा है कि जो यूएस का वॉर है ईरान के ऊपर हैज टर्न इनटू अ बैटल ऑफ विल्स। वो इच्छा शक्ति में लड़ाई में चेंज हो गया है, मतलब इच्छा शक्ति की लड़ाई में चेंज हो गया है। कहाँ पर? इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंड द गल्फ ऑफ ओमान में, मार्क्ड बाई ड्यूलिंग नेवल ब्लॉकेड्स। और इसको कौन दर्शा रहा है कि जो दोनों ही नौसेनाएं हैं वो एक दूसरों को ब्लॉक कर रही हैं। ड्यूलिंग मतलब एक दूसरे के सामने खड़ी हुई हैं, लड़ रही हैं एक दूसरे से। एंड स्टॉल डिप्लोमेसी, और जो डिप्लोमेसी है, कूटनीति है, वो रुक गई है। स्टॉल मतलब हॉल्ट हो गई है। ईरान विच हैज़ effectively restricted the free flow of traffic through the state of Hormuz, कह रहा है कि ईरान जिसने जो ट्रैफिक था जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जा रहा था उसको रोक रखा है। सिंस द यूएस एंड इसराइल अटैक्स ऑन फरवरी 28, जब से यूएस और इसराइल ने 28 फरवरी को अटैक किया है उसके ऊपर। हैज़ रिफ्यूज टू ईज इट्स कंट्रोल ओवर द क्रिटिकल वाटरवे, और उसने एक तरीके से मना कर दिया है कि वो उस कंट्रोल को छोड़ेगा। ये जो इंपॉर्टेंट वाटरवे है, ये जो वाटर पैसेज है, क्रिटिकल मतलब वाइटल, जो इंपॉर्टेंट है। द यूएस इंसिस्ट दैट इट्स ब्लॉकेड ऑफ ईरानियन पोर्ट्स विल स्टे इन प्लेस। और यूएस ने भी जोर दे के कहा है, इंसिस्ट किया है कि उसने जो सीज, ब्लॉकेड मतलब जो सीज कर रखा है, कंट्रोल में ले रखा है ईरानियन पोर्ट्स को, वो वैसे ही ले रखेगा अनटिल अ डील इज रीच, जब तक कोई डील जो है वो फाइनल नहीं हो जाती। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागाची ट्रैवल टू पाकिस्तान। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री हैं अब्बास, वो पाकिस्तान गए थे। विच मीडिएटेड द फर्स्ट राउंड ऑफ डायरेक्ट टॉक्स ऑन अप्रैल 11। अब पाकिस्तान की बात हो रही है, जिसने एक तरीके से मध्यस्थता की थी पहले राउंड ऑफ जो टॉक हुई थी ईरान और वॉशिंगटन के बीच में 11 अप्रैल को। बट ईरान डिक्लाइन, लेकिन ईरान ने मना कर दिया था फर्दर डायरेक्ट टॉक्स विद वॉशिंगटन, कि आगे किसी तरीके की वो डायरेक्ट टॉक वॉशिंगटन के साथ, अमेरिका के साथ नहीं करेंगे। The White House had earlier said it would send special envoy Steve Witkoff, envoy मतलब राजदूत, एम्बेसडर। कह रहा है कि व्हाइट हाउस ने पहले कह रखा था कि वो अपना एम्बेसडर भेजेंगे, जो स्पेशल इन्वो है, राजदूत है, जो कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर टू इस्लामाबाद भेजेंगे। बट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसल्ड देयर ट्रिप, उनकी ट्रिप को कैंसिल कर दिया। आफ्टर मिस्टर अगराची लेफ्ट द पाकिस्तान कैपिटल, जब मिस्टर अगराची ने पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद कैपिटल है उसको छोड़ दिया, मतलब वो चले गए, तो उन्होंने अपने इन्वॉय को भी नहीं भेजा था। मिस्टर ट्रंप हैज़ रिपीटेडली सेड, मिस्टर ट्रंप जो है वो लगातार इस बात को दोहराते हुए आए हैं दैट ईरान वांट्स अ डील, कि ईरान जो है वो अमेरिका के साथ एग्रीमेंट चाहता है, एक डील चाहता है। येट, लेकिन तेहरान कंटिन्यूज टू रिफ्यूज टॉक्स विद द यूएस। तेहरान जो है मतलब ईरान लगातार बातचीत के लिए यूएस से मना करते हुए आया है, साइटिंग इसराइल अटैक ऑन लेबनान। और उसने इस बात का हवाला दिया है, साइटिंग मतलब इस बात को बार बार मेंशन किया है कि इसराइल जो है लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है। एंड अमेरिकाज ब्लॉकेड इन द गल्फ ऑफ ओमान, और अमेरिका ने भी ब्लॉकेड कर रखा है, एक तरीके से घेराबंदी कर रखी है गल्फ ऑफ ओमान में। इस वजह से ईरान ने ट्रंप के साथ या अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए मना कर दिया है। ऑन पेपर, कह रहा है पेपर में, अ सीज फायर इज इन प्लेस इन लेबनान, कि पेपर में तो ये देखा जा सकता है कि लेबनान में सीज फायर हो चुका है, मतलब वहाँ पे लड़ाई नहीं चल रही है। एंड मिस्टर ट्रंप सेड अर्लियर दिस मंथ, कह रहा है कि मिस्टर ट्रंप ने इस महीने के जो शुरुआत में कहा था दैट इसराइल वॉज प्रोहिबिटेड, कि इसराइल को मना कर दिया गया है, प्रोहिबिटेड मतलब बैन कर दिया गया है, फ्रॉम अटैकिंग द कंट्री, कि लेबनान को अटैक करने से, मतलब उस कंट्री को अटैक करने से। बट इजरायली एयर स्ट्राइक्स हैव कंटिन्यूड, लेकिन उसके बावजूद भी इजरायली जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो लगातार जारी रही। ही हैज़ ऑल्सो इंडिकेटेड नो अर्जेंसी टू लिफ्ट द ब्लॉकेड, और साथ ही साथ उन्होंने एक तरीके से इंडिकेशन दिया है कि वो बिल्कुल भी अर्जेंसी नहीं दिखा रहे हैं घेराबंदी को ख़त्म करने का, जो कि गल्फ ऑफ ओमान में उन्होंने कर रखी है। betting that sustained economic pressure will force Iran to change its position,
और एक तरीके से वो बेट लगा रहे हैं, एक तरीके से वो शर्त लगा रहे हैं कि अगर हम लगातार ईरान के ऊपर आर्थिक प्रेशर लगाए रखते हैं तो इससे क्या होगा, जो ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर उनका जो नज़रिया है इस वॉर को लेकर वो चेंज हो जाएगा। द ओनली सिल्वर लाइनिंग इज दैट ईरान सीज फायर अनाउंस्ड ऑन अप्रैल 8 इज स्टिल होल्डिंग। राइटर कह रहा है कि सिर्फ एक ही आशा किरण जो है अब तक दिख रही है, ओनली सिल्वर लाइनिंग, वो ये है कि ईरान के साथ जो अमेरिका का सीज फायर हुआ है जो 8 अप्रैल को पाकिस्तान में हुआ था वो अभी भी मौजूद है। डिस्पाइट मिस्टर ट्रम्प थ्रेट, कह रहा है कि मिस्टर ट्रम्प की चेतावनियों के बावजूद भी ही हैज़ हेल्ड फायर इवन आफ्टर ईरान सीज शिप्स इन द पर्शियन गल्फ। कह रहा है कि मिस्टर ट्रम्प ने अभी भी जो बारी है या फिर अटैक है इसको रोक रखा है, जबकि ईरान ने अमेरिका का एक पर्शियन गल्फ में जो शिप है उसको जब्त कर रखा है, अपने कंट्रोल में ले रखा है। Tehran too, despite warning retaliation over a US seizure of an Iranian tanker, has not followed through। कह रहा है कि तेहरान ने भी, जबकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिटेलिएशन की वार्निंग दी है, चेतावनियाँ दी हैं, मतलब अटैक करने की, क्योंकि यूएस ने उनका एक ईरानियन टैंकर को अपने कब्जे में ले रखा है, जब्त कर रखा है, उसके बावजूद भी, इतनी चेतावनियों के बावजूद भी किसी तरीके की कोई कार्रवाई तेहरान ने नहीं की है। बोथ साइड्स हैव रिमेन डिप्लोमेटिकली इंगेज थ्रू पाकिस्तान। दोनों ही साइड जो है वो कूटनीतिक रूप से जो उनकी मतलब इंगेजमेंट रही है वो पाकिस्तान के थ्रू रही है, पाकिस्तान ने ही करवाई है एक तरीके से। द अल्टरनेटिव टू डिप्लोमेसी इज डिजास्टर। कह रहा है कि अगर कूटनीति का कोई विकल्प है तो वो क्या है, डिजास्टर है। मतलब अगर डिप्लोमेसी से काम नहीं हुआ तो सिर्फ तबाही होनी है। द यूएस एंड इसराइल बॉम्ब ईरान फॉर 40 डेज। कह रहा है कि यूएस और इसराइल दोनों ने मिलकर 40 दिन ईरान के ऊपर बमबारी करी, बट फेल टू सिक्योर अ फेवरेबल स्ट्रेटजिक आउटकम। मगर किसी तरीके का रणनीतिक बेनिफिट वो इस चीज़ से नहीं उठा पाए। एंड द ग्लोबल इकोनॉमिक फॉल आउट ऑफ दिस इलीगल वॉर इज नाउ बीइंग फेल्ट। और इस बमबारी से जो आर्थिक परिणाम है, फॉल आउट मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, जो इस आर्थिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस वॉर के, इस इलीगल वॉर के, अब वो फील किए जा सकते हैं, मतलब उसको अब हम महसूस कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि जो पेट्रोल है महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है, और जो गैस है वो टाइमली नहीं मिल रही है। चलो भारत में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मगर पाकिस्तान में तो बहुत प्रॉब्लम है। मिडिल ईस्ट के देशों में तो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे समस्याएं आ रही हैं। फॉर डिप्लोमेसी टू सक्सीड, कह रहा है कि अगर कूटनीति को सक्सेस मिलनी है तो मिस्टर ट्रम्प एंड द ईरानियन लीडरशिप शुड अडॉप्ट अ फेज्ड अप्रोच। मिस्टर ट्रम्प और ईरानियन लीडरशिप को एक ऐसी अप्रोच को अपनाना होगा जो कि फेज्ड अप्रोच हो। फेज्ड अप्रोच मतलब हो कि स्टेप वाइज अप्रोच हो। पहले चरण में कुछ और काम कर लिया, दूसरे चरण में थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, तीसरे चरण में थोड़ी सी और बात बन गई, और चौथा चरण या पांचवा चरण आते आते जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। Rather than acting as if the war has not changed the region's strategic realities, the US should offer tangible concession to Iran। कह रहा है कि बजाय इसके कि यूएस ये बस सोचता रहे कि इस वॉर से अब कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, किसी तरीके की रणनीतिक जो रियलिटी है इस रीजन में, मिडिल ईस्ट में चेंज नहीं हुई है, यूएस को ऑफर करना चाहिए कुछ ऐसे वास्तविक या ठोस छूट ईरान को, टेंजिबल मतलब जिसको छुआ जा सके या फिर वास्तविक हो, कंसेशन मतलब छूट ईरान को, यूएस को मतलब कंसेशन देना चाहिए ईरान को इन रिटर्न फॉर कॉम्प्रोमाइजेस ऑन कोर इश्यूज। अगर उसको ईरान से किसी तरीके के कोर इश्यूज में कोई छूट चाहिए तो, मतलब अगर यूएस चाहता है कि ईरान जो है कुछ ऐसे अहम मुद्दों पर कॉम्प्रोमाइज़ करे तो यूएस को भी कुछ ऐसे वास्तविक या ठोस छूट देनी होगी ईरान को, ताकि वो इस सब मामलों में कॉम्प्रोमाइज़ कर सके। ठीक है, रादर देन एक्टिंग इफ द वॉर हैज़ नॉट चेंज द रीजन स्ट्रेटजिक रियलिटीज का मतलब ये हुआ कि जो यूएस है वो ऐसा सोच रहा है कि इस वॉर से कुछ नहीं हुआ है, मतलब कुछ भी इस रीजन में फ़र्क नहीं पड़ा, मगर ऐसा गलत है। तो इसलिए इस तरीके का लिखने का एक तरीका है। ईरान हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड, कह रहा है कि ईरान ने ये दर्शाया है अ मेजर ऑफ डेटरेंस, कि किस तरीके से उन्होंने रोकथाम की है। डेटरेंस मतलब प्रिवेंशन, चेक किया है। बाई असर्टिंग कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कंट्रोल को बनाए रखकर, मतलब
ईरान ने ये दिखा दिया है कि किस तरीके से उन्होंने बड़ी पावर यूएस को भी रोक लिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल बनाए रखकर। बट इफ़ इट कंटिन्यूज टू डिसरप्ट कमर्शियल ट्रैफिक, लेकिन अगर ईरान इसी तरीके से जो कमर्शियल ट्रैफिक है, जो जितने भी मतलब एलपीजी गैस आ रहे हैं या पेट्रोलियम वाले जितने भी वहाँ पे जो शिप्स आ रही हैं, अगर वो लगातार इन कमर्शियल ट्रैफिक को रोकता रहेगा, फर्दर डैमेजिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, और अगर वो विश्व की इकोनॉमी को आगे डैमेज करता है, इट रिस्क स्क्वेंडरिंग का मतलब होता है कि बर्बाद कर देगा, वेस्टिंग द गुडविल, जो सद्भावना है उसके लिए, जो अच्छी गुडविल है ईरान के लिए, वो उसको बर्बाद कर देगा, जो कि वो एंजॉय कर रहा है एज द अंडरडॉग, एक विक्टिम बनकर। अंडरडॉग मतलब जो विक्टिम है, जो ईरान इस समय विक्टिम है, वो जो एंजॉय कर रहा है लोगों की सद्भावना को, गुडविल को, वो अगर लगातार डिस्टर्ब करेगा कमर्शियल ट्रैफिक को, लगातार शिप्स को रोकेगा, तो उससे जो उसके लिए अच्छी भावना है लोगों के अंदर, वो बर्बाद हो जाएगी। अब प्रैक्टिकल फर्स्ट स्टेप वुड बी रेसिप्रोकल डीएस्केलेशन। कह रहा है कि सबसे प्रैक्टिकल स्टेप ये होगा कि दोनों ही तरफ जो है वो डीएस्केलेशन हो। रेसिप्रोकल मतलब दोनों ही तरफ एक साथ जो हो डीएस्केलेट करें। यूएस लिफ्टिंग इट्स ब्लॉकेड, यूएस जो है जो अपनी उसकी घेराबंदी है उसको हटाए, एंड ईरान रीओपनिंग द स्ट्रेट टू कमर्शियल शिपिंग, और ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे कमर्शियल शिपिंग के लिए। दिस वुड ऑल्सो री इन्फोर्स द फ्रेजाइल सीज फायर। फ्रेजाइल मतलब कमजोर, री इन्फोर्स मतलब सपोर्ट देना, मजबूत करना। कह रहा है कि ये अगर स्टेप उठाएंगे तो ये जो सीज फायर जो बहुत ज़्यादा कमजोर सा दिख रहा है उसको मजबूती मिलेगी, एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस, और दोनों ही पक्षों के बीच में एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा। पेविंग द वे फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ डायरेक्ट टॉक्स ऑन आउटस्टैंडिंग इश्यूज, और इससे क्या होगा, एक रास्ता मिलेगा अगले चरण की जो टॉक्स है, बातचीत है, उसको लेकर, और जो कुछ बकाया इश्यूज हैं, आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उसके ऊपर, जैसे कि इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर प्रोग्राम, जैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम वाला इशू है उसके ऊपर भी बातचीत संभव हो सकेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स पर्सपेक्टिव। कौन सा इसमें स्टेटमेंट फॉल्स है? द प्रिजर्वेशन ऑफ द करंट मैराटाइम स्टेटस को इज एसेंशियल फॉर ईरान टू रिटेन इट्स अंडरडॉग स्टेटस। नहीं, ये फॉल्स हो गया। अगर जिस तरीके का मामला करंट मैरिटाइम स्टेटस बना हुआ है, अगर वो बना रहेगा तो ईरान के लिए जो गुडविल है वो स्क्वेंडर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर अंडरडॉग का स्टेटस उन्हें बनाए रखना है तो मैरिटाइम स्टेटस जो है बना रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, फॉल्स है। अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन न्यूक्लियर एम्बिशंस मस्ट प्रीसीड एनी एफर्ट टुवर्ड द पोस्ट डी एस्केलेशन। कह रहा है कोई भी डी एस्केलेशन होने से पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट जरूरी है न्यूक्लियर एम्बिशन का, पहले नहीं बाद में बात की गई है, पैसेज में बाद में बताया गया, तो ये भी फॉल्स है। द मीडिएशन प्रोवाइडेड बाय द नेबरिंग साउथ एशियन स्टेट रिमेन द प्राइमरी कंड्यूट फॉर कॉन्टैक्ट। कह रहा है कि जो मीडिएशन साउथ एशियन कंट्री द्वारा प्रोवाइड किया गया है वही इन दोनों देश के बीच में एक कॉन्टैक्ट का माध्यम है। कंड्यूट मतलब एक पैसेज है। ठीक है, तो ये तो ट्रू है, पाकिस्तानी है वो सिर्फ, तो बोथ एंड 1, 2 जो है वो फॉल्स है। वॉट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज? पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है? द नेसेसिटी ऑफ मिलिट्री डोमिनेंस, इसी से पता चल गया ये तो है नहीं। द इनविटेबल फेलियर ऑफ थर्ड पार्टी मीडिएशन, कह रहा है कि एक ऐसा फेलियर जो कभी टाला नहीं जा सकता है अगर थर्ड पार्टी मीडिएशन करे इन मॉडर्न रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में। नहीं, कोई मतलब नहीं है। द अर्जेंसी ऑफ अ फेस डिप्लोमेटिक एक्सचेंज टू अवॉइड ग्लोबल इकोनॉमिक रूइन, कह रहा है कि अगर जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था है उसकी बर्बादी को अगर टालना है तो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक डिप्लोमेटिक एक्सचेंज हो जो कि फेस्ड मैनर में हो, जो कि हम लोगों ने फेस्ड अप्रोच के बारे में देखा ही है। तो सी एकदम करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द टेंस यूज प्रीडोमिनेंटली इन द फर्स्ट पैराग्राफ टू डिस्क्राइब द ऑनगोइंग स्टेट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट? कौन सा टेंस यूज हुआ है? चलो देख लेते हैं। पहला पैसेज होगा, इसी को ही मान लेते हैं, पहले स्लाइड को। हैज़ टर्न प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, और बताओ हैज़ एफेक्टिवली रिस्ट्रिक्टेड, ये देखो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हैज़ रिफ्यूज प्रेजेंट परफेक्ट है, तो बी हमारा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू बेस्ड ऑन द ऑथर्स लॉजिक? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? द current economic attrition is a deliberate strategy intended
टू कंपेल अ शिफ्ट इन स्टांस। कह रहा है कि करंट अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे पूरी तरीके से कमज़ोर करना, एट्रीशन मतलब किसी को धीरे धीरे कमज़ोर करना, एक डेलिब्रेट स्ट्रेटजी है, एक जानबूझ की एक ऐसी रणनीति है जिसको अपनाया जा रहा है ताकि एक शिफ्ट किया जा सके स्टांस को। ये बात आपको याद आ रही होगी कि ट्रम्प ने बोला था कि हम इस तरीके का ब्लॉक करके रखेंगे क्योंकि इससे क्या होगा, एक आर्थिक प्रेशर लगातार बना रहेगा ईरान के ऊपर और उससे वो अपनी जो वो जैसा वो सोच रहे हैं उस तरीके को वो बदल देंगे। तो ये तो ट्रू है। द जियोग्राफिकल कंट्रोल ऑफ द वाटरवे इज एन इफेक्टिव टूल ऑफ डेटरेंट फॉर द लोकल पावर। ये तो ट्रू है पैसेज के हिसाब से कि एक तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो ईरान का कंट्रोल है, तो ये दिखाया गया है कि हाँ रोकथाम के लिए एक बढ़िया स्टेप है अगर एक किसी लोकल पावर द्वारा। तो ट्रू है ये। द सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज इन लेबनान हैज़ बीन स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड बाई ऑल पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज। नहीं, ये फॉल्स है क्योंकि कह रहा है कि जितनी भी दुश्मनी भरी एक्टिविटीज़ थी, हॉस्टिलिटीज़ थी, वो लेबनान में रोक दी गई है और ये इंश्योर किया गया कि जो सारे पार्टिसिपेंट हैं या फिर जितने भी कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व हैं उन्होंने ये जो अटैक उसको रोक दिया। ऐसा नहीं है, लगातार इजराइल जो है वो अटैक करता रहा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो ट्रू होगा। What is the author's assessment of the 40-day military campaign conducted by the alliance? यूएस और इजराइल ने 40 दिनों तक जो बमबारी करी ईरान के ऊपर, उसको लेकर ऑथर का क्या मानना था? उसका मानना था कि ये एक फेल्ड अटेम्प्ट था जिससे उन्हें किसी भी तरीके का जो एडवांटेज है वो नहीं मिला। इट वॉज अ नेसेसरी प्रिकर्सर, नहीं। इट रिप्रेजेंटेड अ फेल्ड अटेम्प्ट, ठीक है, टू अचीव मीनिंगफुल पॉलिटिकल लेवरेज थ्रू फोर्स। हाँ, किसी तरीके का उनको रणनीतिक लाभ नहीं मिला इस बॉम्बिंग के जरिए। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। यह अच्छा क्लोज टेस्ट है, ठीक है। एक बार खुद से पढ़ के देखो क्या पैसेज समझ में आ रहा है कि नहीं। थोड़ा सा लेंदी है मगर फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। एन इंडियन बिलियनियर सन, कह रहा है कि जो इंडियन बिलियनियर के सन हैं, हैज़ ऑफर टू हेल्प कोलंबिया, उन्होंने एक तरीके से ऑफर दिया है कोलंबिया की मदद करने के लिए। गेट रिड ऑफ अ प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। इट हैज़, जो कि वो ग्रैपल्ड विद, जूझ रहे हैं काफ़ी सालों से। ग्रैपल्ड ग्रैपल्ड के साथ हमेशा विद आता है, ठीक है। कई बार जो है वो क्लोज टेस्ट में पूछ लिया जाता है, तो ग्रैपल्ड के साथ हमेशा विद आता है। आ डैश ऑफ हिप्पोज लिंक टू नोटोरियस ड्रग लॉर्ड पैब्लो एस्कोबार, कह रहा है कि कुछ जो हिप्पोज थे जो कि लिंक है, नोटोरियस मतलब जो बहुत ही ज़्यादा कुख्यात ड्रग एक माफिया था जिसका नाम था लॉर्ड पैब्लो एस्कोबार, उससे वो रिलेटेड थे, ठीक है। एस्कोबार हु वॉज शॉट डेड बाई पुलिस इन 1993, कह रहा है कि ये जो एस्कोबार कुख्यात ड्रग माफिया था, इसको 1993 में पुलिस ने मतलब मार दिया था गोली से। इलीगली इम्पोर्टेड, उसने इलीगल तरीके से एनिमल्स को इम्पोर्ट किया था, मतलब उनको अपने देश में लाया होगा। इंक्लूडिंग अ मेल एंड अ फीमेल हिप्पोपोटामस, और उसमें जो इलीगल एनिमल्स को वो लेके आया था उसमें एक मेल और एक फीमेल जो है वो हिप्पोपोटामस क्या कहते हैं था। हिप्पोपोटामस समझते हो ना, दरियाई घोड़ा। यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है, यहाँ पे आर्टिकल लगा है। मान लो इसके बाद अगर मुझे वर्ब चाहिए तो कौन सी वर्ब आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए या प्लूरल वर्ब आनी चाहिए? बताओ। और ये कौन सा रूल है ग्रामर का? डब द कोकेन हिप्पोज, और उसने इनका जो मेल और फीमेल हिप्पोपोटामस जो वो लेके आया था उसका उसने नाम रखा था कोकेन हिप्पोज। देयर पॉपुलेशन ग्रू, अच्छा बाद में क्या हुआ कि इनकी जो पॉपुलेशन थी हिप्पोपोटामस की वो बढ़ने लग गई थी। एंड कोलंबिया ट्राइड वेरियस मैथड्स ऑफ कंट्रोल, और कोलंबिया ने बहुत से मेथड जो हैं वो ट्राई किए थे इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, इंक्लूडिंग कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन का मतलब होता है नसबंदी, ठीक है, जिसमें कास्ट्रेशन भी शामिल है। टू नो अवेल, मगर इस जो इन्होंने प्रयास किया था उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इट हैज़ डिसाइडेड टू डैश सम 80 ऑफ द एनिमल्स, बाद में ये डिसाइड किया गया कि कुछ जो 80 एनिमल्स हैं उनको क्या किया गया होगा। जब वो किसी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, किसी तरीके से उनके ऊपर काबू नहीं पा रहे थे, तो हो सकता है उनको मार दिया हो। तो यहाँ पे मारने वाला सेंस ज़्यादा आ रहा है। अनंत अंबानी, अच्छा अंबानी इसकी बात हो रही है यहाँ पे ना, सन ऑफ एशियाज रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी, सबको पता होगा भाई एशिया के रिचेस्ट मैन कौन है? मुकेश अंबानी है, जिनके सन है अनंत अंबानी है। सेज, उन्होंने ये कहा है ही इज़ विलिंग टू रिसीव, कि उनकी इच्छा है कि उनको रिसीव करें, एंड केयर फॉर द एनिमल्स एट हिज प्राइवेट बंतारा जू, कि वो केयर करें इन एनिमल्स की इनके
जो प्राइवेट वनतरा जू है इन इंडियाज गुजरात स्टेट में। पर आपको पता होगा आनंद अंबानी ने अभी अभी 1 या 2 साल पहले एक वनतारा जू का इनॉग्रेशन किया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी या शायद अमित शाह पहुंचे थे, है ना, शायद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। तो इनके यहाँ ये बहुत बड़ा जू है जिसमें ये लोग एक तरीके से केयर करते हैं उन जानवरों की जिनका कोई नहीं है। कोलंबिया हैज़ नॉट कमेंटेड ऑन द ऑफर। अभी तक कोलंबिया ने किसी तरीके का बयान नहीं दिया है इस ऑफर के ऊपर। इन अ लेटर टू कोलंबियाज इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री द CEO ऑफ अम्बानीज जू सेड, कह रहा है कि जो लेटर कोलंबिया के इन्वायरमेंट मिनिस्टर के पास गया है उसमें जो अम्बानीज जू के CEO हैं उन्होंने कहा है दे वर रेडी टू गिव द हर्ड लाइफ लॉन्ग केयर इन इंडिया। वो रेडी हैं, मतलब दे वर रेडी, वो रेडी थे कि जो हर्ड है हिप्पोपोटामस का जो झुंड है वो लाइफ लॉन्ग केयर उनको इंडिया में दी जाएगी। द लेटर पब्लिश ऑन द जूज इंस्टाग्राम अकाउंट, कह रहा है कि जो लेटर है वो जो जू का इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पे पब्लिश हुआ। सेड, और उसमें कहा गया है एट द हार्ट ऑफ दिस प्रपोजल इज वनताराज बिलीव, कह रहा है कि जो ये प्रपोजल दिया जा रहा है उनकी तरफ से उसका मुख्य बात ये है कि वनतारा का बिलीफ है, जो वनतारा जू है उसका मानना है, ऐसा बिलीफ है उनका, दैट एवरी लाइफ मैटर्स, कि हर जिंदगी की अपनी वैल्यू है, एंड दैट वी हैव अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट लाइफ वेर एवर पॉसिबल। और कह रहा है कि साथ ही साथ हमारी ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि इन सभी जिंदगियों को बचाया जाए जहाँ पर भी पॉसिबल हो सके। एस्कोबार केप्ट द हिप्पोज एट हिज डैश, कह रहा है कि जो एस्कोबार था, मतलब जो कुख्यात ड्रग डीलर था, उसने इन हिप्पोज को अपने यार्ड में रखा होगा या घर में रखा होगा, कहीं तो रखा होगा ना उसने अपने। हैसेंडिया नेपोलस अ लग्जरी स्टेट, अच्छा हैसेंडिया नेपोलस, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना सही ना हो इसका। हैसेंडिया नेपोलस जो है एक लग्जरी स्टेट, मतलब एक घर होगा उसका बहुत लग्जीरियस, सिचुएटेड अबाउट 250 किलोमीटर माइल्स 250 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कैपिटल बोगोटा। बोगोटा के नॉर्थ वेस्ट में, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट, मतलब इधर साइड, बोगोटा की इधर साइड जो है वो जो लग्जरी स्टेट था वो वहाँ पर था 250 किलोमीटर में। आफ्टर हिज डेथ, जब इसको एस्कोबार की डेथ हो गई, द पेयर वर अलाउड टू रोम फ्री एंड मल्टीप्लाइड अलॉन्ग द बेसिन ऑफ कोलंबियाज मेन रिवर द मैगडेलेना। कह रहा है कि कोलंबिया की जो मेन रिवर है मैगडेलेना, जब उसकी डेथ हो गई तो ये दोनों ही पेयर जो है उसके बेसिन में किनारे में घूमते रहे। अब फिर बाद में क्या होगा कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस से पूरी जो पॉपुलेशन होगी वहाँ बढ़ती चली गई होगी इन हिप्पोपोटामस की। एफर्ट फेल्स टू कंटेन द हर्ड्स ग्रोथ। अब क्या हुआ कि भाई काफ़ी साल हो गए, तो काफ़ी साल में क्या होगा कि वहाँ पर जो उनकी पॉपुलेशन थी वो ग्रो करने लग गई। अब वहाँ की गवर्नमेंट जितने भी एफर्ट्स डाले होंगे, जितने भी स्टेप्स उठाए होंगे, वो फेल हो गए थे इनकी पॉपुलेशन को, ग्रोथ को कंट्रोल करने में। विद अ लैक ऑफ प्रेडेटर्स, क्योंकि वहाँ पे शिकारियों की कमी थी। भाई कोई जानवर की पॉपुलेशन कैसे कम होती है, या तो उसकी जो शिकारी होते हैं वो उसको मार के खाते हैं। एंड द फर्टाइल एंड डैश एंटीक्वा रीजन प्रोवाइडिंग परफेक्ट कंडीशन फॉर द नेटिव अफ्रीकन एनिमल टू थ्राइव। और एक तरीके से वहाँ की जो कंडीशन थी, एंटीक्वा वहाँ पे एक रीजन, एक जगह है, वहाँ पे ये जो कोलंबिया में जगह थी वो एक परफेक्ट थी उनके लिए, जो बाहर से ये हिप्पोपोटामस लाए गए थे ताकि वो वहाँ पर जीवित रह सकें। कोलंबियन इन्वायरमेंटलिस्ट से द हिप्पोज बिलीव टू बी द बिगेस्ट हर्ड आउटसाइड अफ्रीका। कह रहा है कि जो कोलंबियन इन्वायरमेंटलिस्ट थे उनका कहना था कि ये माना जाता है कि ये सबसे बड़ा झुंड था जो बाहर अफ्रीका के था। आर एन इन्वेजिव स्पीसीज, ये एक तरीके से इन्वेजिव स्पीसीज थी। इन्वेजिव स्पीसीज का मतलब क्या होता है, मान लो यहाँ पर बहुत सारे खरगोश रहते हैं, ठीक है, अब चील जो है, ईगल जो है, वो यूएसए का प्राणी है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इनको हम यहाँ ले आए, यहाँ पे ले आए, मान लो इस भारत में ले आए। अब इनकी पॉपुलेशन बहुत हो गई, इन्होंने सारे रैबिट्स को मार दिया, सारे को मार दिया। अब इनकी पॉपुलेशन यहाँ पे आ गई, जो रैबिट थे वो ख़त्म हो गए। तो एक तरीके से वो जो स्पीसीज़ आई उसने इन्वेजिव स्पीसीज़ है, मतलब यहाँ की जो नेटिव स्पीसीज़ थी, इंडिजिनस स्पीसीज़ थी, उसको हटाकर अपने आप को ले आया। एंड हैव पुश्ड अवे द नेटिव फौना, और जो नेटिव फौना था उसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, पहला, एन इंडियन बिलियनियर सन हैज ऑफर्ड टू हेल्प कोलंबियन गेट रिड ऑफ अ प्रॉब्लम इट हैज ग्रैपल्ड विद फॉर ईयर्स, अ डैश ऑफ हिप्पोज लिंक टू नोटोरियस ड्रग लॉर्ड पेबलो एस्कोबार। हर्ड होगा, पॉड होगा, पैक होगा, ड्रग होगा। अगर ध्यान से लाइनें पढ़ी हैं तो आंसर आगे ही लाइन में था,
पता चल गया होगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी बड़े जानवरों का समूह होता है, उनका जो झुंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। और आगे कई बार हर्ड जो है वो यूज़ किया गया था, ये एकदम करेक्ट है। पॉड का मतलब होता है जो छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं उनका जो ग्रुप होता है, जैसे व्हेल्स हो गए, डॉल्फिन्स हो गए, तो और भी छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, उनको बोलते हैं पॉड। तो यहाँ कोई मतलब नहीं है। पैक जो है वो शिकारी जानवरों के लिए यूज़ होता है, ज़्यादातर कार्निवोरस एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, तो इसका मतलब नहीं है। ड्रोव का मतलब होता है जैसे कैटल हो गए, शिप हो गया, उनका झुंड को बोलते हैं ड्रोव। ठीक है, तो ये भी मतलब नहीं है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है, हर्ड। एस्कोबार हु वॉज शॉट डेड बाई पुलिस इन 1993, कह रहा है कि जो एस्कोबार था, जो जिसकी मृत्यु हो गई थी 1993 में, इलीगली इम्पोर्टेड, उसने इलीगली इम्पोर्ट किया था क्या, एनिमल्स, बाहर से एनिमल्स को लेकर आया था, इंक्लूडिंग अ मेल एंड अ फीमेल हिपोपोटामस। क्या होना चाहिए, फेरल। फेरल जंगली जानवर तो होते हैं मगर ये पहले पालतू होते हैं। जैसे मान लो आपने डॉग को पाला, उसको छोड़ दिया, तो वो फेरल बोला जाएगा। ठीक है, एग्जेक्टिव होता है ये, मगर यहाँ पे इसका मतलब नहीं आ रहा है। एलियन जो है वो बाहरी अजनबी तो ठीक है, मगर ये जो स्पीसीज़ के लिए हम एलियन का यूज़ नहीं कर सकते, चाहे वो एनिमल हो या फिर फ्लावर्स हो, उनके लिए हम एलियन नहीं यूज़ कर सकते। जब स्पीसीज़ की बात आती है तो हम एलियन का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जॉटिक, हाँ एग्जॉटिक का मतलब आ सकता है, क्योंकि इसका मतलब होता है बाहरी, जो बाहर की स्पीसीज हो। ठीक है, तो एग्जॉटिक ठीक है। इंडिजिनस का मतलब नहीं है, मतलब स्थानीय, तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा, एग्जॉटिक होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन एलियन और एग्जॉटिक में आ सकता है, तो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन यही है कि जब स्पीसीज की बात हो रही है, एनिमल्स की बात हो रही है, तो आप एग्जॉटिक का यूज़ करो। एलियन तो कुछ भी हो सकता है, एलियन तो कुछ भी हो सकता है, एलियन मतलब बाहर का प्राणी भी हो सकता है, तो बेस्ट है हम स्पीसीज के साथ एग्जॉटिक का यूज़ करें। Dubbed the cocaine hippos, their population grew and Colombia tried various methods of control, including castration, to no avail. It has decided to dash some 80 of the animals. यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, इसका मीनिंग आ रहा था कि उन्होंने बाद में ये डिसाइड किया था कि बस 80 एनिमल्स जो है उनको ख़त्म कर दिया जाए। क्या होना चाहिए, देखो पोचिंग सुना होगा ना, एक तरीके से गलत तरीके से शिकार करने को पोचिंग बोलते हैं, तो ये तो गलत तरीका है। अगर हमें कोई चीज़ 80 मान लो जो एनिमल्स को मारना भी है, तो उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो क्या गवर्नमेंट कोई क्राइम करेगी, नहीं, क्राइम नहीं करेगी। पोचिंग वोचिंग जो है वो सही शब्द नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटी में आता है। एक्सटर्मिनेट, अब एक्सटर्मिनेट जो है बहुत ही ज़्यादा हार्श वर्ड हो गया, इसका मतलब होता है पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। अब किसी एनिमल्स को मान लो आ गया, तो कोई हम घृणा थोड़ा दिखाएंगे उससे, हमें करना क्या है कि उसको इस तरीके से कंट्रोल करेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट को उसका ज़्यादा प्रभाव ना हो, तो कोई मतलब नहीं है। स्लॉटर का मतलब फिर से है कि बेरहमी से मारना, तो इतना सही नहीं है ना। कल का मतलब होता है कि संख्या को, मतलब जो उनकी पॉपुलेशन है उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ एनिमल्स को मारना। ये बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है, ये एक तरीके से हमारी ज़रूरत दिखाता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी जो नेटिव स्पीसीज की पॉपुलेशन है उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो डी जो है करेक्ट आंसर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोटेक्ट वेन एवर पॉसिबल, एस्कोबार केप्ट द हिपोज एट हिज, एस्कोबार ने जो हिपोज था उसको रख रखा था कहाँ पर, हैसेंडा नेपोलस, अ लग्जरी स्टेट सिचुएटेड अबाउट 250 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कैपिटल बोगोटा। फोर्ट्रेस का मतलब किला होता है, अब किला थोड़ा होगा किसी ड्रग डीलर के पास। रैंच का मतलब होता है कि एक बड़ा सा फार्म हाउस या फिर पशु को पालने के लिए जो ज़मीन होती है, हो सकता है। सेंचुरी, सेंचुरी जो होता है वो एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है। अब प्रोटेक्टेड एरिया इसके लिए यूज़ नहीं होगा। प्लांटेशन का कोई मतलब नहीं है, खेती की ज़मीन है ना, तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा, रैंच होगा। एट हिज रैंच मतलब जो उसका, जहाँ पे वो पशुओं को पालता था या रखता था, उस एरिया में उसने इन हिपोज को रख रखा था। एफर्ट्स फेल टू कंटेन द हर्ट्स ग्रोथ, देखो हर्ट्स आया था ना, इसीलिए बता रहा था कि पहला ऑप्शन हर्ट होगा। विद अ लैक ऑफ प्रीडेटर, क्योंकि अब शिकारी भी नहीं थे। फर्टाइल एंड द एंटिक्वा रीजन, जो वहाँ का जो रीजन था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। कैसा रीजन था वो, अच्छा हिपोपोटामस को तुम लोगों ने देख रखा है, किस कहाँ पे रहते हैं, कभी देखा है? एरिड, एरिड रीजन का मतलब पता है क्या होता है, सूखा। कभी सूखे में देखा है हिपोपोटामस को, नहीं देखा होगा। एक्वेटिक, एक्वेटिक लाइफ के बारे में क्या होता है, एक्वेटिक, एक्वेटिक लाइफ है, ओशन के अंदर एक्वेटिक लाइफ है, क्या मतलब पानी के अंदर वाली लाइफ है, नहीं पानी के अंदर नहीं आ रहा है। स्वैम्पी का मतलब होता है दलदली, दलदली कीचड़, सोचो याद आ रहा है कुछ।
हिपोपोटामस दलदली एरिया में रहते हैं ना, तो यही यूज होगा। लश का मतलब हरा भरा, तो इसका कोई मतलब नहीं है, सी हमारा करेक्ट आंसर है। ये पैराजम्बल है, इसमें क्या करना है आपको, ए बी सी डी को अरेंज करना है, ठीक है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखना। पहला सेंटेंस बी होगा या तो ए होगा, ठीक है। दिस फंक्शनल लेआउट, क्या दिस यूज कर सकते हैं पहले सेंटेंस में? नहीं कर सकते हैं, तो ए तो नहीं होगा, बी हो सकता है, पक्का हो गया है। तो शान्स मुंबई रेसिडेंस, कह रहा है कि जो शान का मुंबई रेसिडेंस है इज अ थॉटफुली डिजाइन ट्रिप्लेक्स दैट प्रायोरिटाइज इंटेंशन एंड कंफर्ट ओवर मेयर ऑपुलेंस। कह रहा है कि उसको बहुत सोच समझकर जो ट्रिप्लेक्स है, एक तरीके से 3 मंजिला इमारत जो है उसको डिज़ाइन किया गया है, जिसमें लोगों की ज़रूरतें, लोगों की कंफर्ट का ध्यान रखा गया है। सिर्फ दिखावटीपन, ऑपुलेंस का मतलब होता है बहुत लग्जीरियस जो लाइफ जीते हैं ना, उनका जो दिखावा होता है, एक तरीके से वो हर चीज़ को दिखाते हैं, तो एक उस लाइफ को दिखाने का मतलब नहीं है। ये है कि कंफर्ट हो और जो उनकी इच्छा हो उसको दर्शाने के लिए ये घर बनाया गया है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप द इंटीग्रेशन ऑफ डेडिकेटेड वर्क स्टूडियोज अलॉन्ग साइड कैजुअल सिटिंग एरियाज। अब देखो, अचानक से यहाँ पे बात आ गई कि परिणाम स्वरूप जो डेडिकेटेड वर्क स्टूडियो है, मतलब काम का जो स्टूडियो है, साथ ही साथ उसके साथ कैजुअल एक सिटिंग एरिया बनाया गया है आराम करने के लिए। कोई मतलब आ रहा है यहाँ पर? अभी अचानक से यहाँ पे ये बात करने लगा। पहले अभी आप बात कर रहे हो कि मेरे घर का जो मैप है बहुत अच्छे से बना हुआ है, हाँ मैंने अपने घर में कमरे के बगल में ऑफिस बना दिया है, कोई मतलब है? तुरंत उसी तरीके की बात नहीं। द मल्टी लेवल स्ट्रक्चर सपोर्ट दिस सेंटीमेंट। अच्छा, ये मल्टी लेवल स्ट्रक्चर, यहाँ से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ये ट्रिप्लेक्स है और उसने बोला ये जो मल्टी लेवल स्ट्रक्चर है इस सेंटीमेंट को सपोर्ट करता है। किस सेंटीमेंट को सपोर्ट करता है? किस भावना को सपोर्ट करता है? नहीं आ रहा है। अब ये देखो, दिस फंक्शनल लेआउट, ये जो लेआउट है जो कि काफ़ी ज़्यादा काम का है, इज एंकर्ड बाई अ सेंट्रल फिलॉसफी। वो आधारित है, एंकर्ड मतलब आधारित है किसके ऊपर? जो मुख्य फिलॉसफी है जो कि दर्शाई गई है डिस्प्लेड इन द हाउस में, दैट। और वो फिलॉसफी क्या है कि जो फैमिली है इज व्हाट ट्रूली ट्रांसफॉर्म अ स्ट्रक्चर इनटू अ होम। एक फैमिली, एक परिवार ही जो घर का स्ट्रक्चर है उसको घर में बदलता है। बहुत अच्छी बात है, तो बी के साथ हम ए ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो फिलॉसफी उसने बात करी कि एक परिवार ही स्ट्रक्चर को घर बना सकता है, यहाँ पे उस सेंटीमेंट की बात की गई। दिस मल्टी लेवल स्ट्रक्चर सपोर्ट दिस सेंटीमेंट बाय यूजिंग डिफरेंट फ्लोर्स टू कैटर। उसमें डिफरेंट फ्लोर्स होते हैं ताकि जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकें। और वो कौन सी आवश्यकताएं हैं? टू डाइवर्स इमोशनल एंड फंक्शनल नीड्स, अलग अलग तरीके की भावनात्मक और जो काम की चीज़ें हैं उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें, सच एज वर्क एंड रेस्ट। तो बी ए डी। अब कह रहा है कि परिणाम स्वरूप जो डेडिकेटेड वर्क एरिया है अलॉन्ग साइड कैजुअल सिटिंग एरिया है, अलाउ द प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, जो कि अलाउ करती है कि हमारी जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है फैमिली की, टू ब्लेंड ऑर्गेनिकली, वो नेचुरल तरीके से मिल जाए। तो बी ए डी सी हमारा क्या होगा? करेक्ट सीक्वेंस होगा। बी ए सी डी नहीं होगा, ये नहीं, डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।